नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पीएच स्केल वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी 2 से 3 प्रश्न अवश्य ही इस टॉपिक से देखने को मिलेगा, ये तय है। ठीक है, तो पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम बनाएंगे, आंकिक प्रश्न भी बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट से भी पूछता है, न्यूमेरिकल से भी पूछता है, दोनों कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं पीएच स्केल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके दूर करूंगा, समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या आंकिक प्रश्न हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएच स्केल की। सबसे पहले याद रखिए कि पीएच स्केल या पीएच पैमाना की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, सोरेनसन के द्वारा 1909 में। सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम है जिसने खोज की थी। क्यों खोज की थी? कोई भी अगर विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका मापन करने के लिए यह खोज की गई थी, मतलब पीएच स्केल की खोज की गई थी। मतलब कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में या बेसिक है, इसको पता लगाने के लिए सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल खोजा गया था। ठीक है, या इसका इन्वेंशन किया गया था। तो पर्पस क्लियर है, पीएच स्केल क्यों किया गया था खोज। ओके, चलिए अब हमको याद करना है पीएच स्केल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो 2 आयन के बीच में घूमने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक होगा H+ आयन और एक होगा OH- आयन। मतलब अगर H+ आयन किसी भी हमको पदार्थ में दिखाई दे या किसी भी केमिकल में दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का होगा, जैसा कि हमने सिद्धांत पढ़े हैं, अम्लक्षार सिद्धांत में। और ज़्यादातर किसी पदार्थ में अगर OH- आयन दिखाई दे, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ सामान्यतः, तो वह जो पदार्थ होगा, वह जो विलयन होगा या पदार्थ होगा, वह क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल से रिलेटेड, ये 2 आयनों के बीच में पूरा घूमने वाला है, इसकी परिधि घूमने वाली है, एक H+ आयन और OH- आयन। देखिएगा, तो H+ और OH- आयन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमको करना पड़ेगा शुद्ध जल का विघटन या आयनन, जो भी कहना चाहे। तो चलिए कर देते हैं। शुद्ध जल का अपघटन करने से प्राप्त होगा H+ और OH- आयन। क्लियर है? जब जल का अपघटन करेंगे तो 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा, H+ और OH- आयन। क्लियर है? ठीक। अब जो बातें बोल रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा। पहली बात, सबसे पहले जब हम जल का अपघटन करेंगे तो काफी धीमी प्रक्रिया होगी। ठीक। दूसरी बात, धीमी प्रक्रिया होने की वजह से यह जो प्रक्रिया होगी वह होगी उत्क्रमणीय प्रक्रिया। इसी कारण डबल एरो के थ्रू शो किया गया है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो जल का हम अपघटन करेंगे, ठीक है, या आयनन करेंगे, उसमें जो हमको आयन प्राप्त होंगे उनकी मात्रा बहुत ही कम मिलने वाली है। मतलब अगर हम बहुत सारा जल ले लें और उसका अपघटन करने जाएं तो उसमें जो आयनन की मात्रा होगी, विघटन की मात्रा होगी, यह कह सकते हैं उसमें जो आयन मिलेंगे विघटन के पश्चात वो काफ़ी कम मात्रा में मिलेंगे। 3 बात मैंने आपको बता दी। पहली बात, प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। दूसरी, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होगी। तीसरी, आयनन की जो मात्रा होगी या सांद्रता होगी या H+ या OH- आयन की जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वह बहुत ही कम मिलने वाली है। ये 3 बात आप याद रखेंगे H2O के विघटन से संबंधित। अब देखिए, इसका विघटन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है याद कीजिएगा, K को कहते हैं साम्य स्थिरांक। पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, उसे देखिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। K, पूरा जो अम्ल क्षार है वो K से रिलेटेड है, या बोल सकते हैं साम्य अवस्था जो वो पूरा K से रिलेटेड है, मतलब साम्य स्थिरांक जिसको कहते हैं। तो K बराबर हो जाएगा क्या? जो भी उत्पाद मिलता है उसकी सांद्रता का गुणनफल, ये हो गया H+ आयन की सांद्रता का गुणनफल किसके साथ? OH- आयन की सांद्रता के साथ में। डिवाइड करेंगे किससे? जो अभिकारक होता है या शुरू में जो पदार्थ लिया जाता है उसकी सांद्रता से। तो साम्य स्थिरांक बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट मिला है, ठीक, उत्पाद मिला है, उसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय जो अभिकारक था शुरू में जिसे हम लिए थे उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अंश में क्या रहेगा, हर में क्या रहेगा, ये पूरा मैंने अच्छे से बताया है। तो ये हो गया K की वैल्यू यहां पर जल के अपघटन के केस में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट याद कीजिए, बहुत सारा जल लेंगे तो उसमें जो H+ और OH- आयन मिलेगा बहुत ही कम मिलेगा।
मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि मात्रा इतनी कम होगी कि वो जल के अपघटन होने और ना होने के बराबर ही है। मतलब अगर अपघटन हो रहा है तो ना के बराबर है, और थोड़ा बहुत अगर मिल भी रहा है तो उसे H+ और OH माइनस आयन मिल रहे हैं। मतलब जल के अपघटन होने के बाद भी जो जल की सांद्रता रहेगी उसमें हम परिवर्तन ना के बराबर मान सकते हैं। जल का जो अपघटन होगा उसकी सांद्रता में, ये सांद्रता है, ब्रैकेट में शो किया तो मतलब क्या होता है, वह सांद्रता होती है। तो जल की सांद्रता अपघटन के पश्चात भी वही रहेगी जो शुरू में थी। रीजन क्या बताया? रीजन ये बताया कि जो सांद्रता विघटन के पश्चात जो आयन मिलेंगे उनकी सांद्रता काफी कम होती है, तो जल की सांद्रता में ना के बराबर परिवर्तन होगा। इस कारण जल की सांद्रता को क्या मान लिया? स्थिर मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, कांस्टेंट मान लिया। और जब जल की सांद्रता को कांस्टेंट मान लिया तो इसको एक कांस्टेंट के थ्रू शो करना पड़ेगा, जिसको मान लिया K'। जल की सांद्रता को क्या मान लिया? K', स्थिर। अब देखिए ये K' है, ये क्या है? K'। ये K' जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा K के साथ। यहां पर मैंने लिख दिया है K का गुणा किसके साथ? K' के साथ। ये इधर चला जाएगा, हर इधर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो K इंटू K', K का गुणा K' के साथ बराबर क्या बचा? क्या बचा? ऊपर बचा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का गुणनफल मिला के हमने लिख दिया KW बराबर H+ की सांद्रता गुणनफल OH माइनस आयन की सांद्रता के। KW क्या है? KW है जल का आयनन स्थिरांक। ठीक है, जल का आयनन स्थिरांक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक, तो KW एक स्थिरांक है, जल का आयनिक गुणनफल होता है, जल का आयनिक गुणनफल होता है KW। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा KW की वैल्यू, क्योंकि आगे जाके इसी पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर माना जाता है किसको? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। KW का जो मान होगा वो होगा 1 गुणित 10 की घात ऋण 14। KW इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -14। अब इसको 1 लिखे नहीं लिखे एक ही मतलब है, क्योंकि एक का गुणा किसी के साथ करें या ना करें एक ही मतलब होता है ना। ठीक है, तो या तो आपको KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14 मिले, या 1 गुणा 10 टू द पावर -14 मिले, एक ही मतलब है KW। क्लियर है? अब ये कहां से आया? ये आया है एक्सपेरिमेंट से। किससे आया है? एक्सपेरिमेंट से। या फिर मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर बोलूं, जो आगे लिखा हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन में, उदासीन विलयन मतलब जो ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, जैसे कि इसका एग्जांपल लिया शुद्ध जल का, उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय। तो उसमें जो भी आयन मिलेंगे, जो 2 आयन मिल रहे हैं H+ और OH माइनस, उसकी जो सांद्रता है, उनकी जो सांद्रता है वो बराबर बराबर रहने वाली है। मतलब हर एक आयन की सांद्रता, हर एक आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7, 10 की घात ऋण 7 मिलेगी। H+ और OH दोनों, OH माइनस दोनों की सांद्रता 10 की घात ऋण 7, 10 की घात ऋण 7 मिलेगी। और जब 10 की घात ऋण 7 का गुणा, मतलब देखिए यहाँ गुणनफल है, तो देखिए क्या होगा, KW बराबर इसका मान 10 की घात ऋण 7 और इसका भी मान 10 की घात ऋण 7। जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 की घात ऋण 14। अब आप बोलेंगे साथी साथी तो 49 होता है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना जब बेस सेम होता है, जो यहाँ 10 और 10 है, और गुणा करना हो तो यहाँ पर घातांकी नियम के अनुसार जो घात होती है उसका गुणा नहीं करते, घात को जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर ऋण 7 को जोड़ेंगे ऋण 7 से और आ जाएगा ऋण 14। रीजन क्लियर है? तो यहां से आया KW का मान, क्योंकि इंडिविजुअली इनका मान जो है 10 की घात ऋण 7 है। क्लियर? तो लिखा हुआ है उदासीन विलयन में जितना H+ की सांद्रता होगी उतनी ही OH माइनस आयन की सांद्रता होगी। क्या? 10 की घात ऋण 7 ग्राम आयंस पर लीटर, या इसी को कहते हैं मोल पर लीटर, या फिर इसको कहेंगे कैपिटल M। मतलब कैपिटल M होता है क्या? कैपिटल M होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं मोलरता।
तो मोलरता बराबर मोल बटे लीटर। ठीक है, तो ग्राम आयन पर लीटर कहें या मोल पर लीटर कहें या कैपिटल एम लिख दें, एक ही मतलब है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। क्लियर है? ध्यान में रखते चलिए, किसी को भी मैं रटा नहीं रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजों के पीछे रीजन मैं बता रहा हूं, साथ साथ करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे देखेंगे। अम्लीय विलयन अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा H प्लस और OH माइनस आयन का। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, किसी भी विलयन की अम्लीयता को शो करने के लिए H प्लस आयन काफी है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अगर अधिक होगी तो वह विलयन अम्लीय अधिक होगा, और किसी विलयन में अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी तो वह विलयन कम अम्लीय होगा, मतलब क्षारीय होगा। क्लियर है? तो किसी भी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता देखने के लिए H प्लस आयन काफी है। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं, कोई भी अम्लीय विलयन है अगर, तो उसमें H प्लस आयन होगा, डेफिनेटली होगा, और H प्लस आयन की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है जो, वो बड़ा होना चाहिए 10⁻⁷ मोलर से। ठीक है, मोलैरिटी से। ठीक है, ये जो भी यहां पर आ रहा है सांद्रता का मानक क्या है, मात्रक क्या है, ग्राम आयन पर लीटर या कैपिटल एम। तो बार बार कैपिटल एम आने वाला है, तो मैंने एक बार बता दिया, ध्यान में रखिएगा इसको, कैपिटल एम बराबर मोल पर लीटर। तो यहां पर जो कैपिटल एम है ये यही वाला है। ठीक है, तो किसी भी अम्लीय विलयन में जो H प्लस आयन की सांद्रता होगी वो 10⁻⁷ से अधिक होनी चाहिए, तभी वह विलयन अम्लीय होगा। क्योंकि 10⁻⁷ में क्या होने वाला है, विलयन उदासीन होने वाला है, ना अम्लीय ना क्षारीय। तो अम्लीय होने के लिए 10⁻⁷ से मान अधिक होना चाहिए। मतलब आप मेरे को बताइए 10 की घात कितनी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10⁻⁹ होना चाहिए अम्लीय होने के लिए H का मान, या फिर 10⁻⁵ किसमें विलयन अम्लीय होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा अगर कोई भी विलयन अम्लीय है तो उसमें H प्लस आयन की सांद्रता है 10⁻⁹ होनी चाहिए या 10⁻⁵ होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मैंने बोला है कोई भी अम्लीय विलयन होगा उसमें H प्लस की सांद्रता 10⁻⁷ मोलैरिटी से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, दोनों में से कौन सा ज्यादा है आपको बताना है, 10⁻⁹ ज्यादा है या 10⁻⁵ ज्यादा है 10⁻⁷ से। जो भी ज्यादा होगा वह अम्लीय होगा। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए, तो ये हो गया H प्लस। और अगर मैं बोलूं कि भाई किसी भी में H प्लस का जो मान है वो 10⁻⁷ से कम होगा तो वो क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा। तो H प्लस काफी है, लेकिन चलिए अलग से और देख लेते हैं किसको, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन को। क्षारीय विलयन में मेजरमेंट क्या है क्षार को देखने के लिए, OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन, उसकी सांद्रता है वो 10⁻⁷ से बड़ी होनी चाहिए, तब वह विलयन क्षारीय होगा, ऊपर वाले से उल्टा। ठीक, एक और चीज देखिए, अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें H प्लस की सांद्रता ज्यादा होगी OH माइनस आयन से, यह भी एक मतलब निकलता है। और दूसरा, अगर कोई विलयन क्षारीय है तो उसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी OH माइनस आयन की सांद्रता से, यहां पर। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट अम्लीय विलयन के लिए, दूसरा पॉइंट क्षारीय विलयन के लिए, पूरा वहां तक सारी चीजें समझते चलिएगा साथ साथ। अब एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया KW क्या है, जल का आयनन स्थिरांक या सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। ठीक, जो जल के आयनिक गुणनफल होता है, जल का आयनिक गुणनफल होता है, तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम जानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। KW पर ताप का प्रभाव, ताप मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मैंने ले लिया T। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अच्छा पहले सुन लीजिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ताप को बढ़ाया जाए तो KW का मान भी बढ़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। अगर T का मान बढ़ाया जाए तो KW का मान भी बढ़ेगा,
उल्टा बोले, अगर T का मान मतलब तापमान कम किया जाए तो KW का मान भी कम होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे KW का मान होता है 10⁻14। ठीक है, अगर मैं कर दिया टेम्परेचर, मान लो मैंने टेम्परेचर कर दिया 77 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री सेल्सियस, तो अब बताइए KW क्या होना चाहिए। दो मान मैं आपको बता रहा हूं, एक 10⁻12 मैंने लिख दिया, अप्रॉक्स लिख रहा हूं, या 10⁻16। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। टेम्परेचर को 25 डिग्री से बढ़ा के मैंने 77 डिग्री कर दिया, तो KW के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। KW का मान 10⁻12 हो जाएगा या KW का मान 10⁻16 हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है, ताप अगर बढ़ेगा तो KW भी बढ़ना चाहिए। तो सुनिए ध्यान से, तापमान को मैंने बढ़ा दिया है तो KW का मान भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो KW का मान बढ़ना चाहिए, मतलब वैल्यू कौन सी होगी, वैल्यू होगी 10⁻12, क्योंकि 10⁻12 बड़ा है 10⁻14 से और 10⁻16 से। 10⁻16 तो 10⁻14 से भी छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक घात है। ऋणात्मक घात जितना वैल्यू वाइज बड़ा होता जाएगा वो मान छोटा होता जाएगा। जैसे यहां पर घात का मान जो है बढ़ाते जाए 17, 18, 19, लेकिन सामने में ऋण लगा है ना, तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ऋण के साथ तो पूरा मान कम होता जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं KW का मान बढ़ेगा तो 10⁻14 से मान कम होता जाएगा, जैसे 10⁻13, ऋण 12, ऋण 11, इस प्रकार। बात समझ में आ रही है। तो KW का मान बढ़ गया तापमान बढ़ने से, मतलब क्या हो गया, 10⁻14 से क्या आ गया, 10⁻12। मतलब एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो क्लियर है ताप का प्रभाव किस पे क्या होने वाला है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, ये जो 10⁻14 शो किया है ना KW का मान, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है सुनिए। यहां तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब सुनिए, देखिए जो pH स्केल होता है आपने सुना होगा 1 से 14 तक होता है, 1 से 14 तक होता है और बीच में होता है 7। यहां पर 1, यहां पर 7 और यहां पर 14। 1 से 7 अगर कोई भी विलयन है तो वो होगा अम्लीय, 7 से अगर 14 कोई भी विलयन है तो वो होगा क्षारीय। क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो देखिए ये आपका pH स्केल है, ये pH स्केल है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं सुनिए। ये जो 1 से 14 तक का मान है, ये जो 14 आया है कहां से आया है, ये 14 जो है कहां से आया है, ये 14 जो आया है ये यहीं से आया है। 10⁻14 जो है, 14 जो है वो वहां से आया है। मतलब अगर KW का मान 10⁻14 होगा तो इस ऋण 14 का 14 जो है वो किसी भी pH स्केल की मैक्सिमम लिमिट रहेगी। ठीक है, और यह जो 1 से 14 तक का मान होता है किसी भी अम्ल क्षार को दर्शाने के लिए, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे। ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर को वेरी करके भी प्रश्न पूछा गया था ACF 2016 में। ठीक है, जैसे कि वो 77 डिग्री का मैंने बताया था। तो क्लियर है, 25 डिग्री में 1 से 14, क्योंकि KW का मान 14 तक होता है, 10⁻14 होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर, सुन लीजिए ध्यान से, अगर टेम्परेचर जैसे कि मैंने लिया था 77 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें KW जो होगा उसका भी मान बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ा है। तो उसको लिखते हुए क्या लिख दिया मैंने, 10⁻12, यही तो बढ़ना हुआ। 10⁻14 के बदले 10⁻12 लिख दिया, तो मान बढ़ गया KW का। अब मुझे बताइए जो pH स्केल होगा उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। 1 से शुरुआत होगी, ये ध्यान रखिए। तो अब 1 से शुरुआत करते हुए pH स्केल कहां तक जाएगा, तो देखिए KW के घात का मान कितना है, 10 की घात का मान कितना है, 12। तो pH स्केल का जो मैक्सिमम मान जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 12 तक, और जो मिड पॉइंट रहेगा वो रहेगा 6। मिड पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 6। और शुरू में जो देखा था मिड पॉइंट क्या था, जैसे देखें यहां पर देख लेते हैं। शुरू में मिड पॉइंट क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस में 7 था। मतलब कोई भी विलयन अगर 7 शो कर रहा है pH स्केल में तो वो उदासीन है 25 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अब बताइए मिड पॉइंट अब क्या है, 6। ठीक, तो तापमान बढ़ाने से KW का मान बढ़ा मतलब घात घटी और मैक्सिमम वैल्यू हो गई pH स्केल की 12 तक, मिड पॉइंट हो जाएगा 6। तो अब जो होगा
उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा, 6 होगा। जो पुराने केस में उदासीन विलयन का पीएच कितना था, 7। अब उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा, 6 नए तापमान के हिसाब से। तो प्रश्न इससे पूछा था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल। आप देख लीजिएगा 2016 एसीएफ में कि अगर तापमान को 25 डिग्री से 77 डिग्री या कुछ टेम्परेचर दिया था, अगर कर दिया जाए तो किसी भी विलयन के पीएच में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न आया था। तो अब बताइए पीएच में क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच में क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच उसका कम हो जाएगा, क्योंकि भाई अब पूरा स्केल पहले बड़ा था, अब स्केल छोटा हो गया। तो जो उसके पहले, अगर मान लो उसका पहले पीएच शो कर रहा था 5, अब क्या शो करेगा 4, क्योंकि एक कम हो गया है। मैं बता रहा हूँ पीएच मान कम होगा लेकिन विलयन उदासीन ही रहने वाला है। ठीक है, विलयन उदासीन रहने वाला है। जल का ही एग्जाम्पल लिया था, ठीक। जैसे जल का विलयन मान लेते हैं, जल का पीएच जो है शुरू में 7 था, जल का एग्जाम्पल लेके बताया था। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का पीएच 7 है तो 77 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर जल का पीएच कम होगा या बढ़ेगा, अम्लीय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो पीएच जो है 7 से 6 हो गया, 7 से 6 हो गया, मतलब पीएच घटा है। KW बढ़ा है, पीएच घटा है, दोनों में अलग अलग अंतर है, देखिए। ठीक है, KW का मान बढ़ा है लेकिन पीएच घटा है। 7 से हो गया 6, लेकिन अभी भी विलयन जो है 6 होने की वजह से अम्लीय नहीं हुआ है, उदासीन हो गया, क्योंकि उदासीन की परिभाषा परिवर्तित हो गई। अभी बात समझ में आ रही है, ये है पूरा कॉन्सेप्ट। तो एक और रिलेशन मिल गया, जो KW है, KW जो होगा वो होगा व्युत्क्रमानुपाती किसके, पीएच के। ये एक और रिलेशन नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, KW व्युत्क्रमानुपाती होगा पीएच के, मतलब KW इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। KW का मान बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, पीएच बढ़ेगा KW का मान कम होगा। ये प्रश्न पूछा गया था, रीजन भी मैंने बता दिया, पीएच स्केल छोटा हो गया तो अब उदासीन विलयन जो पहले 7 था अब 6 हो जाएगा। तो पीएच का मान कम हुआ है लेकिन 6 होने की वजह से वो मिड पॉइंट है, उदासीन ही रहेगा, ना कि अम्लीय। पहले परिभाषा के अनुसार 7 से पहले जो भी विलयन शो करता था पीएच स्केल वो अम्लीय होता था। रीजन क्लियर है, अब सारी चीज़ें क्लियर है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। नोट कीजिएगा, समझिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। क्लियर है पूरा रीजन सहित? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। और चलिए अब पीएच क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, उसका डेरिवेशन। ठीक है, व्यंजक। पीएच बराबर होता क्या है कि किसी भी हाइड्रोजन आयन की, देखिए पीएच है उसमें H हाइड्रोजन आयन है, ध्यान रखिए ना। और P क्या है मैं आगे बताऊंगा। पीएच में जो H है वो हाइड्रोजन को शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 10 के ऋण घात के रूप में शो करते हैं। तो 10 की घात ऋण जो आपका घात होता है, 10 की जो घात होती है ऋणात्मक घात, यही ऋणात्मक घात क्या होती है, पीएच। मतलब यहां पर x जो होगा वो क्या होगा, पीएच। फिर से देख लीजिए क्या होता है, पीएच में H हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस x, मतलब 10 की ऋणात्मक घात। और यही जो ऋणात्मक घात का जो मान होगा ना वही पीएच होता है। 10 की जो ऋणात्मक घात होगी, घात का मान मतलब x का मान ही pH होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। x के बदले क्या लिख दिया, pH लिख दिया। ठीक है, 10 की ऋणात्मक घात ही pH, कॉन्सेंट्रेशन को शो करते हुए। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो रहा है बात? अब क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यही रिलेशन जो है ना, ये वाला रिलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, काम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। ठीक, एक बार मैं फिर से बोलूं, अगर क्या मेरे साथ रिपीट कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, मतलब 10 की ऋणात्मक घात को ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का pH कहा जाता है। ठीक है,
अब इसमें जो रिलेशन निकालता है वो कैसे निकालता है, देखिए दोनों तरफ लॉग ले लिया। केमिस्ट्री ने केमिस्ट जो भी थे, साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे, निकाल रहे थे इस समय, उन्होंने यहाँ तक कर दिया। अब इसके आगे काम चालू होता है मैथमेटिशियन लोग का, कि कैसे एक अच्छा व्यंजक निकाले जाए, ये हमको बता दीजिए। केमिस्ट्री वाले क्या है, मैथ्स में वीक, मतलब एक याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ ट्रिक के तौर पे, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा लेकिन फिर भी सुन लीजिए। यहाँ तक का काम केमिस्ट्री वालों ने कर दिया, साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है। इसके बाद जो पूरा डेरिवेशन करने का काम किसने किया, मैथमेटिशियन वाले लोगों ने, ठीक है, साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो मैथमेटिशियन को बुलाया गया, भाई कि एक अच्छा सा हमारे लिए क्या कर दो तैयार, एक डेरिवेशन तैयार कर दो। तो चलिए फिर देखते हैं मैथमेटिशियन ने आगे क्या किया। भैया ये जो रिलेशन जो केमिस्ट्री वालों ने ला कर दे दिया, उसको मॉडिफाई करके क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, और लॉग का आधार जो था वो क्या था, 10, लॉग बेस 10 ले लिया। तो इधर लॉग लिया, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस pH, 10 टू द पावर माइनस pH। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगेगी, कोई खास भारी भरकम है नहीं यहाँ पर। तो देखिए लॉग बेस 10 H प्लस ऐसा ही है, बाएं साइड में प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि लॉग के साथ जो भी संख्या होती है उसकी जो भी घात होती है वो सामने आ जाती है। तो यहाँ पर जो ऋण pH था वो आ गया सामने, माइनस pH आ गया सामने, जो घात था वो सामने आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है ये। तो लॉग के सामने ये ऋणात्मक घात आ गया, मतलब माइनस pH लॉग 10, और यहाँ पर भी बचा हुआ है 10, ठीक। और इस लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1। लॉग 10 का मान क्या होता है, लॉग 10 का मान होता है 1। तो लॉग बेस 10 का मान, लॉग 10 का मान हो गया यहां से 1। तो यहां क्या बचा, सिर्फ माइनस pH गुणित 1 बराबर क्या होगा, माइनस pH, सिर्फ। क्लियर। तो फिर क्या किया, इसको फिर से लिखा pH वाले रिलेशन, जो राइट साइड में pH लिखा हुआ है ना, इसको यहां लिख दिया pH बराबर, और इसका ऋण चिन्ह कहां गया, इसका ऋण चिन्ह ट्रांसफर कर दिया इधर। तो ऋण लॉग बेस 10 H प्लस आयन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये है रिलेशन, ठीक है। तो ये होगा pH की परिभाषा भी, ठीक। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का लॉगरिथमिक, ऋणात्मक लॉगरिथमिक ही pH होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसमें सांद्रता, मोल पर लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम क्या होता है, pH होता है। तो pH बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। क्लियर, यहां से आ गया। ये रिलेशन आपको याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, न्यूमेरिकल इससे बनेंगे, न्यूमेरिकल इससे बनेंगे। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगा दी। अगर लॉग के सामने माइनस लगा हुआ है तो जो भी लॉग के बाद जो आपका टर्म रहेगा वो 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाता है, इन्वर्स हो जाता है, 1/, के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो pH बराबर ऋण चिन्ह हटा के क्या किया, इसको 1/, लिख दिया, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो pH इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस आयन। लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है, आपको ये याद करना है, इसे न्यूमेरिकल बनने वाला है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर टिक जो किया हुआ है, ठीक है। तो ये निकाल लिया pH, हाइड्रोजन आयन का P। अब P क्या है, देखिए P जो है pH में वो है पोटेंस। P का मतलब क्या होता है, पोटेंस। पोटेंस एक मात्रक होता है, एक यूनिट होता है किसी भी विलयन की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने का, मापने का। P जो है पोटेंस है, मात्रक है, एक यूनिट है, किसको मापन करने का, किसी भी विलयन की जो शक्ति होती है, ठीक है। तो लिखा हुआ है P इज इक्वल टू पावर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन, ताकत जो होती है किसी भी विलयन की, कि भाई वो अम्लीय है, शक्ति किस रूप में दर्शा रहे हैं, अम्लीय है या क्षारीय है, वही होता है पोटेंस, शक्ति किसी भी विलयन की, ठीक है। तो P का नाम P भी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि P क्या है, pH में P क्या है, पोटेंस है, क्यों यूज होता है वो भी पूछ सकता है, किसी भी विलयन की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। क्लियर। सेम जिस प्रकार हमने हाइड्रोजन आयन का P निकाला, पोटेंस निकाला, मतलब शक्ति निकाली, स्ट्रेंथ निकाला, उसी प्रकार OH आयन की भी हम शक्ति या कह सकते हैं स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। और जैसे जिस प्रकार इस यहाँ पर pH लिखा था उसी प्रकार यहाँ पर POH लिख सकते हैं। तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, मतलब जहां जहां H था वहां वहां OH लगा दिया।
ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर